नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गिरते बाजार में भी निवेशकों को इक्विटी म्यूचुअल फंड पसंद है। दरअसल ये बात साबित हो गई है एमफी के सितंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़ों से। अगर आप भी इन निवेशकों में शामिल हैं या फिर नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे किन कैटेगरी के कौन से फंड में एसआईपी करके आप कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान। परिचय करा दे वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में म्यूचुअल फंड के हेड श्वेता रजानी। हेमंत जी और श्वेता, आप दोनों का करते हैं हम आज के इस शो में स्वागत। और जरा पहले आंकड़े दिखा दिए जाए कि इस बार जो एसआईपी के आंकड़े आए हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार निवेश किया है और सितंबर में हमने देखा काफी ज्यादा उत्साहवर्धक एसआईपी निवेश हमें देखने को मिला है। जो इनफ्लो है 2% बढ़ा है मंथली आधार पर और एसआईपी के जरिए 12,980 करोड़ रुपए का निवेश आया है यहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और सिर्फ यही नहीं, एसआईपी खातों की भी जो संख्या है वो बढ़ी है, मतलब नए निवेशक जुड़े हैं बाजार से। ये एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। और जो एसआईपी खाते हैं उसकी संख्या बढ़कर 5.83 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 5.83 करोड़ पर पहुंची है। और अगस्त में ये इससे थोड़ी कम थी। मतलब यहाँ पर एक वृद्धि न सिर्फ एसआईपी में बल्कि एसआईपी खातों में भी एक उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर जो नंबर्स जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, इक्विटी में ही क्योंकि आंकड़े तो दोनों डेट और इक्विटी के डेफिनेटली सामने देखने को मिले हैं। डेट में हमने कुछ आउटफ्लो देखा, पर इक्विटी में हमें 130% का इनफ्लो बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है खास तौर पर। मतलब गिरते बाजार में इक्विटी हिट है, इसको हम एक छोटे से अगर शब्दों में अगर बांध के देखें ये समझा जा सकता है। सो कुल मिलाकर जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं कि निवेशक भी अवेयर हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आए हैं और डेफिनेटली लोगों को समझ में आ गया है कि लंबे टाइम तक अगर वो निवेश बनाए रखें, सेकेंडली गोल ओरिएंटेड निवेश करें, तो वो अपने जो फाइनेंशियल जर्नी है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और क्या रीजंस आपको लगते हैं श्वेता इसके, जो ये नंबर सामने देखने को मिले हैं डिस्पाइट जो हमने एक वॉलिटिलिटी बाजार में देखी है पिछले कुछ समय में? जी स्वाति, यहाँ जैसे हेमंत ने कहा कि एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है। अब निवेशक जानते हैं कि अगर वो इक्विटी में डाल रहे हैं तो उन्हें लंबे समय तक रहना है और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है। तो वो एसआईपी का अमाउंट आ रहा है। मैं कुछ और 2-3 डेटा पॉइंट बताऊंगी जो हम देख रहे हैं। अब वॉलिटिलिटी क्यों हो रही है मार्केट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंदी की ग्लोबल सिनेरियो में, वर्ल्ड वाइड हम मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन है वो अलग है। हम यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर हम 2-3 डेटा पॉइंट ही देख लें तो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर 7 और 7.50 के बीच में, अब जो लेटेस्ट नंबर आया वो 7.4 का आया है। पर हम जो एवरेज इन्फ्लेशन देखते हैं इंडिया में वो 6% की रही है लॉन्ग टर्म की। तो 6 से 7 जाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना हम यूएस या यूरोप की सिचुएशन पे देख रहे हैं। दूसरी, अगर आप टैक्स कलेक्शन की डेटा देखें, अब जीएसटी का ही डेटा आप देख लें पिछले 6 महीने का, तो करीबन 30% इंक्रीज हुआ है हमारा जीएसटी कलेक्शन। ये बता रहा है कि कंज्यूमर लेवल पे कंजम्पशन बढ़ रही है, कंपनीज की सेल्स भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक डिसेंट रेट पे ग्रो होगी तो एक ग्लोबल मार्केट के वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन आपकी जो फंडामेंटल्स है, आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सही तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आप रह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो ये एक्चुअली एक जो वॉलेटिलिटी है आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट में एंटर करने की। हमने ये देखा है कि आजकल निवेशक गोल एक फॉलो कर रहे हैं, गोल बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस ले रहे हैं। और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी एडवाइस यही है कि इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए।
और जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उससे डरे मत, उसमें आप अभी इन्वेस्ट करें। तो ये एक दूसरा रीजन है जिस वजह से हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है इक्विटी में वो बना रहा है। एंड इस सिचुएशन में भी हमने देखा है कि स्टेडी फ्लोज अब आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इक्विटी के मुकाबले डेट का प्रदर्शन फीका देखने को मिला है श्वेता। सितंबर में भी निवेशकों ने पैसे निकाले, लगभग 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे निकाले गए हैं डेट म्यूचुअल फंड से। अगस्त में हालांकि हमने देखा था अराउंड 50,000 करोड़ का निवेश डेट मतलब इनफ्लो आया था डेट म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसके मुकाबले भारी भरकम निकासी हमें डेट म्यूचुअल फंड में सितंबर के महीने में देखने को मिली। क्या वजह इसकी हो सकती है? इनफैक्ट विद इन अगर डेट कैटेगरी हम देखें, लिक्विड फंड से पैसे निकले हैं और साथ ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, लो ड्यूरेशन फंड से पैसे निकले हैं, सिर्फ गिल्ट और ओवरनाइट फंड रहे हैं जिसमें हमने निवेश के आंकड़े देखे हैं। तो ये डेट में क्या पॉसिबली ये भी कह सकते हैं राइजिंग इंटरेस्ट रेट एक वजह बड़ी हो सकती है जिसके चलते लोग डेट को लेकर थोड़ा सा लेस अट्रैक्टेड हैं? जी स्वाति, यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक तो जो कुछ कैटेगरीज आपने कही, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, यहाँ पे क्योंकि ये सितंबर का महीना था और कॉर्पोरेट्स ज्यादा करके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसमें ना 15 सितंबर के आसपास एडवांस टैक्स पेमेंट्स जानी होती है। तो जब भी क्वार्टर एंड का जो महीना होता है, इन कैटेगरीज में से थोड़ा आउटफ्लो देखना बहुत ही नॉर्मल होता है क्योंकि वो टैक्स पेमेंट्स जाती है। तो एक कारण जो हमने आउटफ्लो देखा है वो ये है। दूसरा, जो लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रहती है कि आप वेट कर रहे हो, आपको इक्विटी में जैसे चांस मिलेगा आप पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप उसको बैंक में ना रख के लिक्विड में रखते हैं। सो वो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता है डेट से इक्विटी में, वो भी एक वजह होती है ज्यादा करके जब हम देखते हैं ये लिक्विड लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट से पैसे निकलते हैं। लेकिन सितंबर का एक मेजर रीजन होगा एडवांस टैक्स पेमेंट्स के जाने का। जो दूसरी कैटेगरीज है डेट की जहां से हमने थोड़ा आउटफ्लो और भी देखा है वो लॉन्ग ड्यूरेशन या डायनामिक फंड्स का। वहां पे एक रीजन ये रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने कहा अभी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी चल रही है और एक्सपेक्टेशन है कि नियर टर्म में थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी सकती है। तो डेट फंड में क्या हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपका बॉन्ड का या फंड का प्राइस गिरता है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कैटेगरीज में से हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा आउटफ्लो कर रहे हैं। बट डेट में ही एक दूसरी कैटेगरी है जो आप गिल्ट बोल सकते हैं या पैसिव डेट बोल सकते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जिन्हें हम बोलते हैं कि आपने उन फंड में डाला और वो फंड पैसिवली मैनेज कर रहा है। जैसे उन्होंने एक 5 ईयर का जीसेक होल्ड कर लिया है, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल तक वो वही जीसेक होल्ड कर रहा है। तो अगर आप आज उसमें निवेश करते हैं और आज की उसकी नेट यील्ड चल रही है समझ लीजिए 7% की, तो आपको कहीं ना कहीं पता है अगर आप मैच्योरिटी तक रहेंगे तो आपको 7% आपका मिल जाएगा। तो डेट में हमने ये एक शिफ्ट भी देखी है कि लोग ज्यादा करके अब ये कैटेगरी प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो विद इन डेट एक स्विच हो रहा है जहां लोग ज्यादा करके निवेशक टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो शायद गिल्ड या इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं उसमें निवेश कर रहे हैं अभी। ओके। और श्वेता, आपकी नजर में पोर्टफोलियो प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? जी स्वाति, मैं हेमंत से सहमत हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये होता है कि आप अपना गोल सेट कर लें। पर गोल सेट करते वक्त आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका होराइजन क्या है, उस हिसाब से आप गोल सेट करें। एक नंबर दे दें कि मुझे लेट्स से 12% या 13% का रिटर्न टारगेट करना है। बट रिटर्न टारगेट सेट करते वक्त आप रिस्क का भी ध्यान में रखें कि किस रिस्क लेवल पे आप वो रिटर्न चाहते हैं। बिकॉज जब आपका रिटर्न और रिस्क दोनों ही नंबर आपने
मन बना लिया है कि ये मुझे टारगेट करना है, तब आप एसेट एलोकेशन, प्रोडक्ट एलोकेशन जो बाद में स्टेप्स आती है, उसको ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि क्या मेरी एसेट एलोकेशन मुझे गोल मीट करने में हेल्प करेगी? क्या मेरी प्रोडक्ट एलोकेशन मुझे गोल हेल्प करने में मीट करेगी? दूसरी चीज़ जब आप गोल बनाते हैं, तो आप ध्यान में रखें कि आप जो रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा या नहीं? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो सेट करते वक़्त। और दूसरी इम्पोर्टेंट स्टेप होती है कि आप सही एसेट एलोकेशन बना दें अपने पोर्टफोलियो का। आप किसी के पोर्टफोलियो में कैसे कैटेगरी के फंड शामिल करने की राय देंगी? जी, स्वाति। सो मेरी पहली तो कैटेगरी की चॉइस उन कैटेगरीज के लिए होती है जहां आपका रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो सकता है। तो जो कैटेगरीज और जो फंड्स उन कैटेगरीज में मैं रेकमेंड करूंगी वो ये रहेगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उसमें कैनरा फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फिर आ गई आपकी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, उसमें दो फंड हैं, कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। मिड कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना जरूरी है। वहां पे कोटक का इमर्जिंग फंड बहुत अच्छा है और डीएसपी का मिड कैप। मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, वहां पे भी रिटर्न की पोटेंशियल काफी अच्छी होती है। सो उसमें आप मल्टी कैप में डाल सकते हैं। इन्वेस्को का मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप है। और एक कैटेगरी होगी जहां मैं पोर्टफोलियो में रेकमेंड करूंगी, वो है फोकस फंड कैटेगरी। तो फोकस फंड में आपके आ जाते हैं एसबीआई का फोकस और आईसीआईसीआई का फोकस। ये मेरी रेकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कैसी कैटेगरी के कौन से फंड शामिल करें, उनके अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेफिनेटली, और आपके अपने लक्ष्य और आपकी जोखिम क्षमता के हिसाब से आप ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने लिए। बहुत धन्यवाद और श्वेता हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।